Welcome, Mr. Anirudh Tyagi, on my second podcast, and this is our second podcast, right? Ji, Namaskar. I am also delighted to be the part of this second series. Thank you. So, definitely, this will be going to our second podcast, and so I just wanted to start with a very few questions. Like, we are living in this society, so what society actually means to you, and how you are looking this society uh, from your eyes. देखिए, सोसाइटी क्या है? मार्क्स वेबर एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं. उन्होंने कहा है सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. यानी समाज एक वेब है. समाज एक प्रकार से रिलेशनशिप्स का एक वो ग्रुप है जिसमें लोग अपने रिलेशनशिप्स के माध्यम से समाज के जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हैं. और हमारी संस्कृति में समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है. मनुस्मृति में मनु ने एक बात कही है. उन्होंने कहा है कि जो समाज है, समाज में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण बनाए गए हैं, उसका कारण ये नहीं है कि समाज को हम डिफाइन करें इन 4 वर्णों के आधार पर. समाज का मतलब है कि समाज की जिम्मेदारियों को कौन किस प्रकार से किसके साथ और किसके लिए अदा करेगा, निभाएगा, वो समाज की एक परिभाषा है जिसमें एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ साथ दूसरे के अधिकारों का खनन ना करे, वो है समाज. और एक ऐसा समाज की अगर हम दूसरी ओर परिभाषा देखें, वो है कि अपने जिम्मेवारियों को निर्वाह करने का स्थान है समाज. जी. तो आपके अनुसार से समाज का मूल्य, अधिकार, एक जनरल क्या होना चाहिए? मेरे विचार में अगर हमें समाज का जो मूलभूत अधिकार है वो है हर व्यक्ति का समाज में एक समानता का अधिकार हो. धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर उसका कोई भेदभाव ना हो. यह है संवैधानिक ढांचा. लेकिन अगर हम आप सिर्फ मेरा जानना चाह रहे हैं तो एक ऐसे समाज का मूलभूत जो अधिकार है वो ये है कि उसको मूलभूत चीजों से दूर ना रखा जाए. उसको पानी मिले, उसको जीने का वही अधिकार मिले जो एक उस व्यक्ति को मिल रहा है जो टैक्स दे रहा है. एक राजस्थान में जगह है बाड़मेर. वहां पे लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है. वो 60-65 किलोमीटर चल के जाते हैं, पानी लेके आते हैं, फिर वापस आते हैं. तो क्या ये हम ऐसा समाज है? नहीं. हमारा समाज मानवता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन 4 मूलभूत विषयों पर अगर आधारित होगा तो एक अच्छे समाज की स्थापना होगी. Very good answer. So I guess so. Today topics it will be social construct of Bharati society and role of law in developing India. So according to you, like what will be the role of law in developing India currently? देखिए, कानून समाज को चलाने का एक अभिन्न टूल है. और कानून की जरूरत क्या है? कानून की जरूरत इसलिए है कि समाज में प्रो पीपल एक्टिविटीज हों, मानव केंद्रित एक्टिविटीज हों. समाज के उत्थान के लिए कानून की आवश्यकता है. और हमारा शरीर भी एक कानून पे चलता है. हमारे शरीर का अपना एक कानून है. क्या कानून है?
कि उसको सुबह नाश्ता चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए, उसको फिर रात को खाना चाहिए, सांस लेना है, दिल धड़केगा, लंग्स की फंक्शनिंग क्या है, ये सब एक प्रकार से हमारी ह्यूमन गवर्नेंस, एक हमारी बॉडी गवर्नेंस जिस तरीके से चलती है उसमें भी नियम है। बिना नियम के बॉडी नहीं चल सकती। उसी प्रकार से समाज भी एक बॉडी है, वो भी नियम और कायदों से चलेगी, इसीलिए कानून की आवश्यकता है। अब डेवलपिंग इंडिया में कानून की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक देश विकसित तभी होगा जब उस देश में रहने वाले लोग खुश होंगे। जब देश में रहने वाले लोग खुश होंगे तो वो अपना कार्य और वैल्यू एडिशन के साथ कर पाएंगे। वो जो कार्य वैल्यू एडिशन के साथ कर पाएंगे उसका सकारात्मक प्रभाव होगा, और जब सकारात्मक प्रभाव होगा तो उसका प्रभाव भारत पर, भारत की इकोनॉमी पर, भारत के खजाने पर, भारत की गवर्नेंस पर, भारत के हर एक उस हिस्से पर पड़ेगा जो भारत के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। और ये सब चीज को रेगुलेट करता है कानून। अगर हमारे कानून प्रो पीपल हैं, अगर हमारे कानून प्रो जस्टिस हैं, अगर हमारे कानून प्रो इक्वालिटी को समर्थन देते हैं तो देश का जो विकसित होने का संकल्प है वो पूरा होगा, क्योंकि जब लोग खुश होंगे तो देश प्रगति करेगा। हमारे बहुत से कानून ऐसे हैं जो प्रो पीपल, मैं कहता हूं सभी कानून कहीं ना कहीं पे वो प्रो पीपल एक्टिविटीज के लिए है। सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत चलती है, वो कानून है उसका। यानी सीबीआई और दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम करेंगी वो उसमें है। यानी अगर दिल्ली पुलिस कोई भी अवैध काम करती है तो वो एक्ट उसको रोकेगा, और जब एक्ट रोकेगा तो दिल्ली पुलिस कोई गलत काम नहीं कर पाएगी। गलत काम नहीं कर पाएगी तो वहां के लोग के साथ कुछ गलत नहीं होगा। जब गलत नहीं होगा तो वो खुश रहेंगे। आपके अनुसार से क्या हमारी सोसाइटी को लॉ के बारे में कुछ भी पता है, और क्या वो उस लॉ को फॉलो कितना हद तक करते हैं? देखिए, लॉ कितना जानते हैं, लॉ और कानून, कानून को जानना सबकी जिम्मेदारी है। ये बात सही है कि हर व्यक्ति वो सारे कानून नहीं जान सकता है, और मुमकिन भी नहीं है, लेकिन इतना तो कानून वो जाने कि उसकी जिम्मेवारी क्या है। और आज का जो समाज में रहने वाला इंसान है, आप ये ना समझें कि उसको कानून के बारे में नहीं पता। आज का सामाजिक आदमी, आज समाज में रहने वाला व्यक्ति अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को, और ये जानता है कि वो गलत है और वो सही है, और उसके बेसिस पर वो आकलन करता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति कानून को पूरा तो नहीं जान सकता, लेकिन उतना जान सकता है जितने की आवश्यकता है उतना वो जान रहा है। और जहां तक बात है लोग कानून का निर्वहन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देखिए कानून का अगर सभी लोग निर्वहन करने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर होंगे। अगर सभी लोग कानून का पालन करने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हर व्यक्ति का अधिकार, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन एक आइडियल स्टेट वो होगी, और आइडियल स्टेट एक यूटोपिया है, प्लाटो ने कहा है, वो कभी हो नहीं सकता। हर एक, नो सोसाइटी कैन बी अ क्राइमलेस सोसाइटी। आप महाभारत में देखें, आप रामायण में देखें, आप करबला के मैदान में देखें, आप मुगल साम्राज्य के समय देखें, आप अंग्रेज साम्राज्य के समय देखें, हमेशा से किसी भी ओर से यह नहीं हुआ है कि क्राइम नहीं होगा, क्राइम हुआ है। और इसीलिए कानून बने ताकि क्राइम ना हो, रोका जा सके। तो क्राइमलेस सोसाइटी होना बहुत मुश्किल है, और लोग अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन पूर्ण रूप से करने लगे, ये भी अभी मुश्किल है। Okay, so we just talked about law and orders which should be followed in society. So according to you, what is the institution of Indian society?
and how you can differentiate between institutions and law? देखिए, हमारे समाज में पंथ, परिवार, राज्य व्यवस्था, संस्कार और उन सभी को चलाने वाली एक वो इंस्टीट्यूशन जो समाज को उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए अहम भूमिका निभाए, वो है इंस्टीट्यूशन। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है परिवार, फैमिली। There cannot be any development, there cannot be prosperity, there cannot be any action when a family is not happy. एक व्यक्ति जो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, अगर उसका परिवार खुश नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। वो अगर काम अच्छे से नहीं कर पाएगा तो वो इंस्टीट्यूशन सफर करेगा। और बहुत मुश्किल होता है अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखना, क्योंकि परिवार और परिवार की वो स्थिति आपको आपके कार्य में कभी ना कभी वो याद आती है कि मेरे परिवार में ये चल रहा है, मुझे वहां पे कुछ करना है। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाते हैं, और जब पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाते हैं तो वहां पे प्रभावित करता है। जी, आपने अभी जस्ट कहा एक संस्कार के बारे में कि एक सोसाइटी का एक संस्कार होता है, तो व्हाट विल बी द संस्कार ऑफ एन इंडियन सोसाइटी? देखिए, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा में 16 संस्कार हैं। जब से आपका जन्म होता है, और जन्म नहीं, जब से आप मां के गर्भ में आते हैं, तब से लेकर के आपकी मृत्यु के 13 दिन तक संस्कार चलते हैं। जैसे गर्भाधान संस्कार, जब आप गर्भ में होते हैं तब कुछ संस्कार होते हैं। एक संस्कार होता है कर्ण भेदन संस्कार, कान जी। संस्कार एक वो होता है जब आपकी मृत्यु के बाद आपका पौत्र या पुत्री आपके लिए ये पितृदान करते हैं, वो भी एक संस्कार है। जब आप चिता पर लेटे होते हैं तो आपको जब अग्नि में डाला जाता है, वहां पे भी एक संस्कार होता है। और जब आपकी अस्थियां उठाई जाती हैं तब भी एक संस्कार होता है। जब आपकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है तब भी संस्कार होता है। गंगा में बहाने के बाद पूजा करी जाती है, वो भी संस्कार होता है। आपको आपके बाल हटाए जाते हैं, वो भी संस्कार होता है। और जब घर वापस आते हैं पूजन करना होता है, वो भी संस्कार होता है। पूजन करने के बाद 13 दिन तक घर में दिया जलता है, वो भी संस्कार होता है। हवन होता है, और 13वें दिन जब आपकी 13वीं होती है, कई जगह चौथा होता है, वो भी संस्कार होता है। और फिर महीने होते हैं, महीने होने के बाद बरसी होती है, वो भी एक संस्कार होता है। और उसके बाद आपके लिए श्राद्ध करे जाते हैं, वो भी एक समाज का हिस्सा है। और फिर पिंडदान होता है आपके ये गया जी में, वो भी संस्कार होता है। तो यानी हमारा पूरा जीवन संस्कारों में है। अगर हम सनातन समाज में हैं तो हम संस्कारों के बिना नहीं रह सकते हैं। पिता के प्रति संस्कार, माँ के प्रति संस्कार, माता पिता का बच्चे के प्रति संस्कार और कर्तव्य। तो ये हमारे संस्कार एक समाज को चलाने के, समाज में अच्छी भावनाओं को लाने के एक मूलभूत सिद्धांत है, पिलर है। जी, हमने देखा है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा जी योगदान रहा है इस सोसाइटी में। जी। अगर आप बात करें किसी के लिए हक से लड़ना, किसी पर्टिकुलर लॉ के लिए लड़ना, अगर आप अपने परिवार में ही बात कर लें तो महिलाओं का मुख्य योगदान होता है एक परिवार को चलाना। तो आपके अकॉर्डिंग क्या रोल होता है महिलाओं का सोसाइटी में? देखिए, मैं एक संस्कृत का श्लोक बोलूंगा और आपको पूरी एक उस देवी के लिए, स्त्री के लिए हमारा समाज क्या सोचता है वो
क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति है। और भारत के फ्रीडम में, उसकी आजादी में नारियों का योगदान अतुलनीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस में की सेना में, आजाद हिंद फौज में लक्ष्मी सहगल का योगदान, जिन्होंने रानी लक्ष्मी बाई की जो फौज थी उसको लीड करा, रानी झांसी उसको कहते हैं। और अनेक ऐसी वीर वीरांगनाएं हैं, रानी लक्ष्मीबाई हो, जिन्होंने लोहा लिया अंग्रेजों से। बहुत योगदान है महिलाओं का, और महिलाओं का योगदान अपने परिवार को सशक्त समृद्ध बनाने का भी है। और वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं आज की स्थिति में महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। लेकिन उसमें मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं का भी दोष है। वो बहुत कम समय में किसी व्यक्ति पर भरोसा कर लेती है, वो बहुत गलत है। अगर आपको किसी से प्रेम करना है, प्रेम करना अपराध नहीं है, प्रेम करना अपराध नहीं है, वो आपका अधिकार है। लेकिन जिससे आप प्रेम कर रही हैं उसके साथ उसको जरा पहचान लीजिए, परख लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी, आप अपना पूरा जीवन उसे देने वाली हैं। आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय उस व्यक्ति के साथ निभाने वाली हैं। और दुख तब होता है जब वो महिला के साथ वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है कि पूरा समाज सन्न रह जाता है। अभी दिल्ली में हुआ है, और महिलाओं ने उस चीज को समझ भी रही हैं, और महिलाओं ने कानून व्यवस्था को सुधारने में बहुत बड़ी अहम भूमिका भी निभाई है। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने देश की इंटीग्रिटी के लिए, देश की सोवरेनिटी के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चला दिया। और जो लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। यानी देश की सुरक्षा, देश की इंटीग्रिटी, परिवार की इंटीग्रिटी, परिवार की सुरक्षा और देश की आजादी में, यानी किसी भी आप छोर पे देख लें, महिलाओं का योगदान रहा है। चाहे वो मिशन मंगल हो, उसमें भी महिलाओं का योगदान बहुत गजब का रहा है। तो ये कह देना कि महिलाएं सिर्फ घर में बैठी रहेंगी, महिलाओं का काम सिर्फ घर में रहने का है, आज की स्थिति में, आज के समय में वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि महिलाओं का एक योगदान क्या है, जो अभी हमने बात किया, हम कहीं ना कहीं जो पुरुष हैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि पुरुष, देखिए ये बात सही है कि हमारे बहुत से कानून न्यूट्रल नहीं है, उस पे मंथन करने का समय है, उसको गौर देने का समय है। लेकिन हम पुरुष का योगदान और महिला का योगदान अगर हम तुलना करें तो वो गलत होगी। दोनों का योगदान उतना ही है। परिवार को चलाना, परिवार की सुरक्षा जितना एक महिला का अधिकार है, उतना पुरुष का भी अधिकार है। और आज की स्थिति में हम देखें तो महिला वो काम कर रही है जो पुरुष कर रहे हैं, और पुरुष भी वो काम कर रहे हैं जो महिलाएं करती हैं। एग्जैक्टली। आज कोई ऐसा नहीं रहा कि पुरुष घर में खाना नहीं बना सकते, पुरुष घर में खाना बनाते हैं। और अब देखिए मास्टर शेफ्स हैं, संजीव कपूर मास्टर शेफ हैं, कुणाल मास्टर शेफ हैं, अनेक लोग बहुत मतलब जो पुराने समय में माना जाता था कि घर में बर्तन धोना या घर में झाड़ू लगाना, घर में कपड़े धोना या घर में खाना बनाना, ये सब कार्य महिलाओं के हैं। ऐसी बात नहीं है। आज जो आज एक परिवार में जो पारिवारिक इंस्टीट्यूशन है उसमें इक्वालिटी आ रही है धीरे धीरे।
और जहाँ तक बात है कानूनी नज़र से इक्वालिटी की, तो ये बात सही है कि देश में अगर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है तो नेशनल कमीशन फॉर मेन भी होना चाहिए। यस, मेन हेल्प डेस्क भी बननी चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पुरुषों के साथ भी प्रताड़ना होती है। वो कहाँ जाए, कहाँ कंप्लेन करे, किस पुलिस स्टेशन में जाए? वेल थैंक यू सो मच अनिरुद्ध, आपने आज मेन जो टॉपिक था, जो मुद्दा था, इसके बारे में आपने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ जानकारी दी हमें, जो हमें भी उतना पता नहीं था इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर द टुडे पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, एंड soon we will do another podcast as well. बिल्कुल।